सी प्रोग्रामिंग के आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे हाउ टू राइट सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम बनाने से पहले हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। इट मीन्स जब हम सी में कोडिंग या सी में प्रोग्रामिंग लिखना बिगिन करेंगे तो हमें वो कौन कौन से पॉइंट पे ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे 6 बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। चलिए वन बाय वन समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 डॉक्यूमेंटेशन, पॉइंट नंबर 2 हेडर फाइल, पॉइंट नंबर 3 डिफाइन कांस्टेंट वैल्यू, पॉइंट नंबर 4 ग्लोबल वेरिएबल, पॉइंट नंबर 5 मेन फंक्शन। और इसके करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज में हम लोग उन सारे कोड्स या उन सारे स्टेटमेंट्स को लिखा करते हैं जिन्हें हमें एग्जीक्यूट कराना होता है। या यूँ कहें कि जितने भी लॉजिक होंगे वो सारे के सारे लॉजिक, वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स, इनपुट स्टेटमेंट, आउटपुट स्टेटमेंट, वो सारे स्टेटमेंट हम इन्हीं करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 2 लाइन लिखा है, डिक्लेरेशन एंड एग्जीक्यूटेबल कोड। डिक्लेरेशन इट मीन्स वेरिएबल को डिक्लेयर करने का काम, और दूसरा एग्जीक्यूटेबल कोड जो हमारे लॉजिक होंगे उन लॉजिक को लिखने का काम यहाँ पे किया जाएगा। और लास्ट में देखिए पॉइंट नंबर 6 दैट इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूज़र खुद अपना फंक्शन क्रिएट करना चाहें तो बहुत आसानी से इस सिंटैक्स के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इट मीन्स जब भी हम प्रोग्राम को डिज़ाइन करेंगे तो प्रोग्राम में अगर हमें कहीं पे प्रोग्राम के लाइन के एसोसिएटेड कोई कमेंट लिखना होगा तो हम डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करते हैं। तो कमेंट लिखने के लिए या प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए हम 2 तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है सिंगल लाइन कमेंट विद द हेल्प ऑफ डबल बैकस्लैश, और दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट विद द हेल्प ऑफ स्लैश स्टार एंड क्लोजिंग स्टार स्लैश। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि स्लैश स्टार, उसके बाद है कमेंट्स जो हम डिफ़ाइन करना चाहें, और लास्ट में है स्टार स्लैश। इन कमेंट का काम ये होता है कि जो भी हम इसमें लिखेंगे, जो एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, उसे कंपाइलर रीड नहीं करता है। ये सिर्फ हम अपने समझने के लिए लिखा करते हैं। तो चलिए आते हैं पॉइंट नंबर 2 दैट इज़ हेडर फाइल। हेडर फाइल का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस भी एक्सटेंशन .h है या .h होता है वो फाइल हेडर फाइल कहलाता है। और हेडर फाइल के कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं और उनके कुछ फंक्शनैलिटी हैं जो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे टेबल में मैंने डिज़ाइन किया है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट stdio.h। इस हेडर फाइल मतलब इस फाइल का काम क्या है? इस फाइल का काम ये है कि जब हम अपने प्रोग्राम में इनपुट या आउटपुट से एसोसिएटेड जो कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो हमें इसी हेडर फाइल को इंक्लूड करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इस हेडर फाइल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फंक्शन आते हैं दैट इज़ printf, scanf, जो आगे अभी हम लोग समझेंगे। दूसरा पॉइंट है conio.h। अगर इस हेडर फाइल को हम कॉल करते हैं तो इसका यूज़ क्या है? कंसोल इनपुट एंड आउटपुट, जिसमें फंक्शनैलिटी है CLR SCR मतलब बैकग्राउंड स्क्रीन को क्लियर करने का, गेट ch एंड गेट che, जो वन बाय वन एक एक करके इन सारे फंक्शंस को हम लोग यूज़ करेंगे। और आप देखेंगे stdio.h एंड conio.h सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हेडर फाइल होंगे। और यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट हेडर फाइल और उनके यूज़ और कुछ उनसे रिलेटेड फंक्शंस को मैंने डिस्प्ले किया है जो आसानी से आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। दैट इज़ math.h मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए, string.h अगर हमें स्ट्रिंग में के डेटा को अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट करना हो,
एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना हो, एक स्ट्रिंग का कंपैरिजन दूसरे स्ट्रिंग से करना हो, तो हमें इस हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ string.h। नेक्स्ट है graphics.h। जब हमें कोई ग्राफिकल एनिमेशन डिज़ाइन करना होगा जैसे सर्किल, पॉलीगन, रेक्टेंगल, बार, तब हम graphics.h हेडर फाइल को यूज़ करेंगे। अब हमें अगर डायनामिक मेमोरी एलोकेट करना हो या डायनामिक मेमोरी डी एलोकेट करना हो तो हम लोग यूज़ करेंगे हेडर फाइल दैट इज़ alloc.h। अगर हमें टाइम, जो सिस्टम का टाइम है, उसे सेट करना हो या उसके वैल्यू को मॉनिटर पर डिस्प्ले करना हो, बीच में प्रोग्राम को इंटरप्ट करना हो, तब हम यूज़ करेंगे हेडर फाइल dos.h और उसके फंक्शन है डिले, स्लिप, गेट, नो साउंड। तो दिस आर द कॉन्सेप्ट ऑफ हेडर फाइल। तो एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग हेडर फाइल को यूज़ करेंगे। चलिए आगे आर द कॉन्सेप्ट ऑफ हेडर फाइल। तो एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग हेडर फाइल को यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लें, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। इस डायग्राम को देखिए, एक तरफ मॉनिटर को डिस्प्ले किया जा रहा है और एक तरफ कीबोर्ड को, और बीच में हमारा है सी का प्रोग्राम। एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये कहता है, जब हम कीबोर्ड से कुछ वैल्यू को टाइप करते हैं और वो डेटा सी प्रोग्राम के थ्रू सीपीयू के पास जाता है प्रोसेस होने के लिए, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को कहेंगे स्टैंडर्ड इनपुट। स्टैंडर्ड इनपुट के कॉन्सेप्ट को सी प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग जिस फंक्शन का यूज़ करेंगे उसका नाम है scanf, दैट इज़ scanf। अब सी प्रोग्राम में हमने जो भी स्टेटमेंट इनपुट किया, उन स्टेटमेंट को रन टाइम पे डिस्प्ले कराना हो, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट। इट मीन्स प्रोग्राम से इंस्ट्रक्शन मॉनिटर तक जा रहा है और उस टास्क को डिस्प्ले कराया जा रहा है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को स्टैंडर्ड आउटपुट कहेंगे, जिन्हें हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिंटफ के नाम से समझेंगे और प्रिंटफ का यूज़ करेंगे। और देखिए, अगर इन दोनों को मिला जाए, स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट, इट मीन्स STD स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, I फॉर इनपुट एंड O फॉर आउटपुट। देखिए आ गया ना stdio, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, stdio.h, दैट इज़ printf scanf। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम लोग इनपुट और आउटपुट के कॉन्सेप्ट को प्रोग्राम में डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब एक नज़र डालें कि अगर हमें printf, मतलब कोई मैसेज को हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले कराना हो, मतलब सी प्रोग्राम में हम printf को यूज़ कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंटैक्स है, याद करें इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ा था, जिसे कन्वर्जन कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहते हैं। इट मीन्स अगर हमें इंटीजर टाइप के डेटा को एक्सेस करना हो तो %d, स्ट्रिंग या कैरेक्टर टाइप के डेटा को एक्सेस करना हो तो %c। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर उसी डेटा टाइप के फॉर्मेट को मेंशन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो प्रिंटफ में 2 आर्गुमेंट लिखते हैं, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा में फॉर्मेट स्पेसिफायर, और फिर कॉमा के बाद हम लोग वेरिएबल का नाम लिखते हैं। इट मीन्स कौन से वेरिएबल से डेटा को उठाना है और उसे कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ये रिक्वेस्ट करता है प्रिंटफ। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 देखिए, हमने लिखा प्रिंटफ डबल इन्वर्टेड कॉमा में वेलकम। इट मीन्स जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो मॉनिटर पे हमें क्या दिखेगा, ओनली वेलकम। एग्जांपल नंबर 2 में देखिए, अब याद करें पिछले क्लास में हम लोगों ने डेटा टाइप और वेरिएबल को समझा था। तो देखिए सबसे पहला लाइन मैंने लिखा इंट n = 10। इट मीन्स इंट n इज़ ए नेम ऑफ वेरिएबल। ये कैसा वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का, और इसमें क्या स्टोर हमने किया है, एक वैल्यू दैट इज़ 10। अब इस वैल्यू को मॉनिटर पे डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंटफ। अब देखिए इससे पहले वाले एग्जांपल में तो डायरेक्ट हमने मैसेज भेज दिया था, लेकिन अगर किसी कंटेनर में डेटा है, किसी वेरिएबल में डेटा है, तो हमें पता होना चाहिए वेरिएबल का नाम और वेरिएबल का टाइप। तो वेरिएबल का नाम तो n है और वेरिएबल का टाइप है इंटीजर,
और इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d। तो हम लोग इस लाइन को कैसे लिखेंगे, printf वैल्यू ऑफ n, चाहे तो मैसेज भी दे सकते हैं, इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर। देखिए मैंने इस पॉइंट से लाइन को डिस्क्राइब किया, फॉर्मेट स्पेसिफायर दैट इज़ %d, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर एक छोटा सा कॉमा और उसके बाद नेम ऑफ वेरिएबल, और वेरिएबल का नाम क्या है, n। तो इस लाइन को जब कंपाइलर पढ़ेगा तो उसे ये बात समझ में आ जाएगी कि एक मैसेज है जिसे मॉनिटर पर डिस्प्ले करना है। उस मैसेज में क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है वैल्यू ऑफ n और उसके साथ %d। इट मीन्स जो भी वैल्यू डिस्प्ले होगा वो इंटीजर के फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा, और वैल्यू कहाँ से डिस्प्ले होगा, वेरिएबल n से वैल्यू को डिस्प्ले किया जाएगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं एस्केप सीक्वेंस। एक छोटा सा पॉइंट है, एस्केप सीक्वेंस का मतलब होता है नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, मतलब जो भी यहाँ पे सिंबल्स दिए गए हैं वो प्रिंट नहीं होगा, उसके इंस्ट्रक्शंस प्रिंट होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने टेबल फॉर्म में लगाया, एक तरफ एस्केप सीक्वेंस का लिस्ट बनाया है और एक तरफ उसके यूज़ को बताया। जैसे अगर हम /b लिखते हैं तो वो एक बैक स्पेस ऑटोमेटिक पीछे हो जाएगा। अगर हम /t लिखते हैं तो वो एक 1 टैब का स्पेस प्रोवाइड करेगा। अगर हम 2 टाइम्स /t लिखते हैं तो वो 2 टैब का स्पेस डिस्प्ले करेगा, और टैब आपके कीबोर्ड में होता है। तो जब भी हम नोटपैड में कुछ लिखते हैं, अगर हम टैब प्रेस करते हैं तो एक सर्टेन स्पेस हमें जंप कर जाता है। सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे /t का। तो अगर हमें एक सिंगल स्पेस आगे जाना होगा तो /t, 2 बार अगर हमें जंप कराना होगा तो 2 टाइम्स /t लिखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, /n। हमें एक लाइन के बाद दूसरे लाइन में मैसेज दिखाना है तो हम क्या लिखेंगे, /n। तो /n जहाँ भी होगा कंपाइलर को ये समझ में आ जाएगा कि अब हमें लाइन चेंज करना। उस तरह से /v वर्टिकल टैब। देखिए आगे ना डबल स्लैश, जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन में आपको बताया था, डॉक्यूमेंट / जिससे हम कमेंट को लिखते हैं, और एक स्लैश के बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। सपोज़ कर लें कि हम एक लाइन लिख रहे हैं, एक मैसेज लिख रहे हैं, उसमें मुझे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा शो करना है तो हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अगर हम उस लाइन में डबल इन्वर्टेड कॉमा डिस्प्ले करना चाहते हैं तो स्लैश के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा भी मेंशन करना होगा। तो चलिए ये तो था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो अब हम लोग चलते हैं एडिटर पे और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहला प्रोग्राम लिखेंगे और वहाँ पे इन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हाउ टू राइट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट द सी प्रोग्राम। तो चलिए देखते हैं, पहले सी के सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और वहाँ पे 1 बाय 1 प्रोग्राम लिख के एग्जीक्यूट करते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है और ये सबसे पहला लाइन मैं लिखने जा रहा हूँ, जिसे मैंने डबल स्लैश दैट इज़ कमेंट ऑफ द प्रोग्राम, जो हमारे प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के पॉइंट नंबर 1 को इंडिकेट करता है, दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन लिखा है, दैट इज़ राइट ए फर्स्ट सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले वेलकम मैसेज। पॉइंट नंबर 2 हेडर फाइल। तो मुझे 2 हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, #include stdio.h एंड #include conio.h। याद है ना, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था printf के लिए stdio.h और clr मतलब बैकग्राउंड स्क्रीन क्लियर करना हो या getch लगाना हो तो दैट इज़ conio.h। तो चलिए सबसे पहला लाइन लिखते हैं clr और इसका यूज़ क्या होगा। देखिए यहाँ भी मैंने कमेंट लाइन लगाया है, कमेंट डबल / से, यूज़ फॉर क्लियर स्क्रीन एट रन टाइम। अब चलते हैं printf के तरफ। हम एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, दैट इज़ वेलकम मैसेज। तो printf डबल इन्वर्टेड कोट वेलकम क्लोजिंग और लास्ट में सेमी कॉलन कंपल्सरी।
यूँ कहें कि सी के हर लाइन के एंड में सेमी कॉलन इट इज़ यूज फॉर टर्मिनेशन। सेव कर लें फर्स्ट प्रोग्राम। अब उसके बाद कंपाइल करें। देखिए कंपाइल के लिए ऑप्शन क्लिक करें। अब यहाँ पे कंपाइलेशन का एक्सप्लेनेशन दे रहा है, एरर इज़ 0। अब किसी भी की को प्रेस करें। अब रन पे क्लिक करें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये वेलकम मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा टास्क कंप्लीट होता है, फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। चलिए एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं और इस एग्ज़ाम्पल में हम लोग स्टडी करेंगे कि मोर देन वन स्टॉप। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम दैट इज़ तो पहले प्रोग्राम के बाद अब हम चलते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम कुछ डेटा को स्टोर करेंगे डिफरेंट डेटा टाइप्स में। तो देखिए जैसा कि प्रोग्राम के डॉक्यूमेंटेशन में मैंने लिखा है, राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर एंड डिस्प्ले द डेटा। तो हेडर फाइल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लें, stdio.h एंड conio.h, दिस टू हेडर फाइल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग यूज़ करेंगे दैट इज़ वेरी कंपलसरी, void main। और यहाँ पे अब हम कुछ डेटा टाइप में डेटा स्टोर कर रहे हैं, कुछ वेरिएबल क्रिएट करें दैट इज़ int n1 इक्वल टू 1001 सेमीकॉलन, फ्लोट n2 इक्वल टू 123, कैर n3 इक्वल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कैपिटल ए सेमीकॉलन, लॉन्ग n4 इक्वल टू 54321 सेमीकॉलन। तो ये 4 वेरिएबल हमने बनाए 4 डिफरेंट डेटा टाइप को यूज़ करके। अब उसके बाद अब यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं CLR SCR। इट मीन्स जब हमारा प्रोग्राम रन करेगा तो सबसे पहले बैकग्राउंड स्क्रीन को क्लियर करेगा। अब उसके बाद इन चारों वैल्यू को डिस्प्ले कराते हैं। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहला printf डबल इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू ऑफ इंटीजर n1 इक्वल टू %d और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा और n1। इसलिए %d यूज़ कर रहे हैं क्योंकि n1 एक इंटीजर वेरिएबल है। अब देखिए सेम एज दूसरे लाइन में printf वैल्यू ऑफ फ्लोट n2 इक्वल टू %f और ये वेरिएबल का नाम क्या है n2, इसलिए कॉमा के बाद n2 लिखा। तीसरे में कैरेक्टर %c कॉमा n3 और एक और लाइन दैट इज़ printf स्लैश n वैल्यू ऑफ लॉन्ग n4 इक्वल टू, लॉन्ग के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %ld, ठीक है। उसके बाद n4 और लास्ट में गेट ch सेमीकोलन एंड क्लोज। तो चलिए पहले से सेव कर लें, अब कंपाइल करते हैं और इसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारे के सारे वैल्यू दिख रहे होंगे और फ्लोट का देखिए 1 2 3 मैंने लिखा था, मैंने बताया था ना फ्लोट कांस्टेंट में, सेम देखिए उसका रिज़ल्ट यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सी के पहले प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जिसमें मैसेज और कुछ डेटा टाइप को यूज़ करके। तो बस आज का टास्क इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं और कुछ नए प्रोग्राम और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक थैंक यू।